सल्तनत उस्मानिया तारीख की चौथी सबसे बड़ी और तुर्कों की पहली सबसे बड़ी सल्तनत। करीब 5 सदियों तक ये खिलाफत दुनिया की एक मुक्तदिर सल्तनत और सुपर पावर के तौर पर जानी जाती रही। इसकी सरहदें यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थीं। एक तरफ बुल्कान के बर्फपोश पहाड़, दूसरी तरफ अरब के रेगिस्तान, कहीं बहीरा रूम की लहरें और कहीं दरियाए नील का किनारा। हर जगह उस्मानियों का परचम लहरा रहा था। खिलाफत उस्मानिया ने अपने इब्तिदाई ज़माने में शरीयत के निफाज, अदलो इंसाफ, इल्म फ़न और ताकतवर फौजी फतूहात के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया था। कुस्तंतुनिया का फतह होना, सुल्तान मोहम्मद फातेह की शुजात, सुल्तान सुलेमान कानूनी के अदल और फतूहात, ये सब तारीख के सुनहरी अबवाब हैं। लेकिन जैसा कि दुनिया का उसूल है, हर उरूज को एक दिन जवाल आना होता है, और याद रखना चाहिए कि हर जवाल की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ये जवाल कभी बाहर के दुश्मनों से शुरू नहीं होता, बल्कि अक्सर अंदरूनी कमजोरियों और गलतियों से आगाज पाता है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से असबाब थे जिन्होंने 5 सदियों तक दुनिया पर हुकूमत करने वाली इस अजीम खिलाफत को जमीन बोस कर दिया। अगर हम अमली तौर पर देखें तो खिलाफत उस्मानिया के जवाल की बुनियाद सुल्तान मुराद सालिस के दौर से पड़ती है। मुराद सालिस तख्त पर बैठा तो उसके सामने सबसे पहला चैलेंज अपनी सल्तनत को महफूज रखना था। लेकिन उसने जिस अंदाज में अपने इख्तिदार को मुस्तहकम करने की कोशिश की, वो दरअसल सल्तनत के जवाल का नुक्ताए आगाज साबित हुआ। तख्त नशीन होते ही उसने अपने 5 भाइयों को कत्ल करवा दिया। उनमें शहजादा मुस्तफा, शहजादा उस्मान, शहजादा सुलेमान और 2 दीगर भाई शामिल थे। रिवायत में आता है कि वो दौलत जमा करने का बहुत हरीस था और तारीख में वो पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने खुल्लम खुला रिश्वत लेना शुरू की। उसने दरबारी ओहदे बीचे और रिश्वत के जरिए फैसले करवाए। इस अमल ने न सिर्फ अदलो इंसाफ का खून किया, बल्कि सल्तनत के इंतजामी ढांचे में करप्शन की जड़ें मजबूत कर दी। मुराद सालिस के इस तर्ज अमल ने दरबार को साजिशों का गढ़ बना दिया। अहम फैसले मेरिट की बजाय रिश्वत और ताल्लुकात पर होने लगे। ओहदेदार और वजीर अपनी जेबें भरने लगे और अवाम इंसाफ को तरसने लगे। जब हाकिम खुद जुल्म और लालच में डूबा हो तो फिर नीचे के तबके से क्या तवक्को रखी जा सकती है। यूं आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत के अंदरूनी इदारे खोखले होने लगे। मुराद सालिस के बाद तख्त पर उसका बेटा सुल्तान मोहम्मद खान सोम बैठा, लेकिन यह सुल्तान अपने वालिद से भी ज्यादा कमजोर साबित हुआ। मोहम्मद सोम के दौर में सल्तनत का असल कंट्रोल दरबारी खवातीन, खास तौर पर सुल्तान की वालदा और हरम की औरतों के हाथ में चला गया। ये वो दौर था जब खवातीन सियासत में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करने लगीं और दरबार में हर फैसले पर उनका असर दिखाई देने लगा। ताकतवर उमरा और वुज़रा भी अपनी अपनी साजिशों में लगे रहे, और सबसे बढ़कर उस्मानियों की सबसे खतरनाक ताकत यानी यनीचरी फौज अपने असल मकसद से हटकर खुद सलातीन पर दबाव डालने लगी। मोहम्मद सोम के दौर में एक निहायत मकरूह वाकया पेश आया। जब वो तख्त पर बैठा तो उसने अपने बाप की लाश दफनाने से भी पहले अपने 19 भाइयों को एक साथ कत्ल कर दिया। ये तारीख के सबसे खौफनाक वाकयात में से एक है। तसव्वुर करें कि एक ही वक्त में 20 जनाजे उठे। एक तरफ सुल्तान मुराद सालिस की मैयत थी और साथ ही उसके 19 बेटों के जनाजे। इस वाक़े ने सल्तनत के अवाम को लर्जा कर रख दिया। अवाम में यह पैगाम गया कि उस्मानी दरबार अब अदल का मरकज नहीं रहा, बल्कि इक्तदार की हवस और कत्लो खून का उखाड़ा बन गया है। यह दुरुस्त है कि इससे पहले भी उस्मानी सलातीन ने कभी कभार अपने भाइयों या बेटों को कत्ल किया था, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह है होती थी कि वो बगावत कर रहे होते या तख्त के खिलाफ साजिशों में शरीक होते, यानी इनके कत्ल का किसी हद तक जवाज मौजूद होता। लेकिन सुल्तान मुराद सालिस और उसके बेटे मोहम्मद सोम ने बगैर किसी जवाज के अपने भाइयों को कत्ल कर दिया। ये जुल्म सिर्फ शाही खानदान के अफराद तक महदूद न रहा, बल्कि उसने सल्तनत के हर तबके को हिलाकर रख दिया।
इसके नतीजे में सल्तनत के अंदर एक गैर यकीनी फजा पैदा हुई। कोई वजीर, कोई अमीर, कोई शहजादा खुद को महफूज न समझता था। हर कोई डरा हुआ और हर कोई अपनी बका के लिए साजिशों में लग गया। कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद सोम ने बाद में तौबा कर ली, लेकिन तारीख ये सवाल हमेशा उठाती रहेगी कि अगर वाकई उसने तौबा की थी तो फिर उसके इब्तिदाई इकदामात ने सल्तनत की बुनियादों को क्यों हिला दिया। एक सुल्तान जिसने तख्त संभालते ही अपने 19 भाइयों को कत्ल कर दिया हो, उसकी नीयत और किरदार पर सवालिया निशान हमेशा कायम रहेगा। यह सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब खिलाफत उस्मानिया बज़ाहिर एक सुपर पावर समझी जाती थी। बाहर की दुनिया में अब भी उसकी धाक बैठी हुई थी। यूरोप के बादशाह और मशरकी ममालिक के हुक्मरान अब भी उस्मानी खिलाफत को एहतराम की नजर से देखते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह सल्तनत खोखली हो रही थी। एक तरफ दरबार में रिश्वत और कत्लो गारतगरी, दूसरी तरफ फौज की बगावत और दरबारी खवातीन की सियासत, तीसरी तरफ कमजोर सलातीन का इख्तिदार। ये सब निशानियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि ज़वाल शुरू हो चुका है। यही वो दौर है जिसे हम खिलाफत उस्मानिया के अमली ज़वाल का आगाज कहते हैं।